नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के जो 4th सेमेस्टर में पावर प्लांट की बुक पढ़ाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो पावर प्लांट की बुक है यह एज ए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 4th सेमेस्टर में उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है। इस बुक को मात्र पढ़ लेने से आपको एक पावर प्लांट, जितने भी प्रकार के पावर प्लांट होते हैं उसके बारे में एक आइडिया आपको मिलती है और इसके साथ साथ कौन से पावर प्लांट कैसे काम करते हैं इन सभी बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। आपके सिलेबस में कुछ पावर प्लांट दिए गए हैं, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके साथ मैं बताऊं तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, सोलर पावर प्लांट होते हैं और सारे पावर प्लांट होते हैं, जैसे आपका टाइडल पावर प्लांट होता है, जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं। ये जितने भी, या आप कह सकते हैं गैस हमारे जो पावर प्लांट होते हैं, जितने भी प्रकार के पावर प्लांट होते हैं, इन सभी पावर प्लांट का एक ही काम होता है, वहाँ से बिजली को पैदा करना या विद्युत को बनाना। सारे पावर प्लांट का एक ही काम होता है, चाहे आप थर्मल पावर प्लांट पढ़ लें, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ लें, या न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ लें, या सोलर पावर प्लांट पढ़ लें, या जो भी आप पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। सभी पावर प्लांट का जो काम होता है वह वोल्टेज को पैदा करना यानी बिजली को बनाना। इस बिजली को बनाने के पीछे जो हमारी बेसिक चीज़ें लगती हैं उसी के नाम पर हमारे पावर प्लांट का नाम पड़ता है। जैसे अगर हम लोग कहें कि अगर हम बिजली को थर्मल यानी तापीय ऊर्जा के द्वारा बनाएं तो हमारे थर्मल पावर प्लांट हो जाते हैं। अगर हम लोग बिजली का उत्पादन जल के माध्यम से करें तो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन जाते हैं। अगर हम लोग बिजली का उत्पादन सोलर ऊर्जा के द्वारा यानी सूर्य की रोशनी के द्वारा करें तो हमारे सोलर पावर प्लांट होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग कहें कि अगर हम लोग बिजली का उत्पादन जो समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं इनके माध्यम से हम लोग पैदा करें तो हमारे टाइडल पावर प्लांट बन जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बिजली का उत्पादन जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा होती इसके माध्यम से कर रहे हैं तो आपके जियोथर्मल पावर प्लांट बन जाते हैं। तो जो भी आपके पावर प्लांट हैं इन सभी का काम एक ही होता है, लेकिन तो सभी पावर प्लांट डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सब में जो हम लोग जो बेसिक चीज़ें बनाते हैं पावर प्लांट को करने के लिए उसका अलग कंस्ट्रक्शन होता है। सभी पावर प्लांट एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके किताब में दिया गया एक जो थर्मल पावर प्लांट है इसका एक लेआउट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट होते हैं। इसको बहुत बड़े विस्तृत जगह में बनाने की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सारी यूनिटें होती हैं इसको बनाने के लिए। तो हम लोग एक थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या यूनिट होती हैं, क्या क्या सिस्टम लगा होता है और उस यूनिट का क्या काम होता है कि हमारे पावर प्लांट की जो इफ़िशियंसी है, जो दक्षता है वो अधिक से अधिक हो, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इसका जो लेआउट फिगर है मैं आपको पहले से बोर्ड पर बना कर रखा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके एक एक पार्ट को आपको समझाऊँ और आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको ये पूरा थर्मल पावर प्लांट एक दिख रहा है, इसके जितने भी यूनिट हैं ये सारे के सारी यूनिट को आपको दिखाया गया है। इस थर्मल पावर प्लांट में इसका जो सबसे मुख्य भाग होता है इस थर्मल पावर प्लांट का, यह थर्मल पावर प्लांट का जो सबसे मुख्य भाग यानी मेन जो पार्ट होता है वह इसका बॉयलर होता है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो दोस्तों, आप सुनेंगे कि ये बॉयलर यानी बॉयलर क्या होता है। तो ये बॉयलर का काम होता है, इसमें हम लोग पानी को गर्म करते हैं और पानी को इतना गर्म करते हैं कि उसका वाष्प बन जाए। जैसे आप देखे होंगे आपके घर पर प्रेशर कुकर होता है, उसमें हम लोग अगर पानी को गर्म कर रहे हैं तो उससे वाष्प बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस बॉयलर की सहायता से इस बॉयलर में हम लोग पानी को गर्म करते हैं और पानी का वाष्प बनाते हैं। ये बॉयलर कई तरीके के होते हैं, आपकी किताब में दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बॉयलर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन तो सबका काम एक ही होता है कि हम बॉयलर की सहायता से
जल को वाष्प में बदलते हैं। तो एक चीज़ और है कि जल को वाष्प में बदलने के लिए आपको ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। आप ईंधन जलाएंगे तभी उससे ऊष्मा जो उत्पन्न होगी, उससे पानी हमारा गर्म होगा और पानी गर्म होकर जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा। तो इस जो ये थर्मल पावर प्लांट आपको दिख रहा है, इसमें जो मेन पार्ट होते हैं, जो मेन, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारे ये हमको थर्मल पावर प्लांट समझ में आए। तो आइए मैं सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू आपको दे दूं, फिर उसमें जो भी आपके सिस्टम लगाए गए हैं, जो यूनिट लगाई गई हैं, उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों, यह आपका बॉयलर है। बॉयलर का जो काम होता है, यह पानी को गर्म करके वाष्प में बदलता है। उसके बाद दूसरी यूनिट इसके जस्ट बाद जो लगी होती है वह सुपर हीटर होता है। यहाँ इसके जस्ट बाद आपको सुपर हीटर दिख रहा है, ये सुपर हीटर है। फिर यहाँ से सुपर हीटर का काम जो होता है, यहाँ से बॉयलर में जो हमारी वाष्प पैदा होती है, उस वाष्प में बहुत ज़्यादा नमी होती है। आप देखे होंगे कि आप अपने घर पर किसी बर्तन में आप पानी गर्म करिए और उससे जो वाष्प निकल रही है, उस वाष्प को आप किसी ऊपर से किसी से टकराने के लिए लगा दीजिए, किसी पात्र से, देखेंगे कि वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाष्प फिर उस पात्र से टकराने के बाद पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बॉयलर में जो वाष्प पैदा हुई, इसमें नमी बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण इस नमी को हम लोग ख़त्म करने के लिए इस वाष्प को फिर सुपर हीटर में भेजते हैं। ये हीटर होता है, यानी इसका काम होता है कि यहाँ से जो वेट स्टीम पैदा हुई, जो नमी युक्त स्टीम पैदा हुई, भाप पैदा हुई, उसको ड्राई स्टीम में बदलना है, यानी सूखी वाष्प में बदलना है। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में बदल रहे हैं। तो अगर हम लोग वेट स्टीम को सीधे टरबाइन पर, यहाँ आपको टरबाइन दिख रही है, टरबाइन की ब्लेडों पर भेजेंगे तो टरबाइन की ब्लेडों में नमी युक्त भाप जाएगी, तो उसकी ब्लेडों के साथ रिएक्शन करके वहाँ पर हानिकारक केमिकल या ऐसे पदार्थ पैदा करने लगेगी। इसलिए हम लोग यहाँ से शुष्क वाष्प भेजते हैं। तो इस सुपर हीटर के द्वारा हम लोग वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में बदल देते हैं। और यहाँ पर आपको एक स्टीम कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है, आप ध्यान देंगे, स्टीम कंट्रोल वाल्व। इस स्टीम कंट्रोल वाल्व की सहायता से हम लोग जो स्टीम इस सुपर हीटर से निकलती है, जो स्टीम इस सुपर हीटर से निकलती है, ये जो आपकी स्टीम कंट्रोल वाल्व होती है, स्टीम कंट्रोल वाल्व की सहायता से ये जो सुपर हीटर है, इसके द्वारा जो वेट स्टीम को हम लोग ड्राई स्टीम में बदलते हैं, इसके प्रेशर को हम लोग कंट्रोल करते हैं स्टीम कंट्रोल वाल्व की सहायता से। उसके बाद इस प्रेशर को हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग इस टरबाइन पर भेजते हैं। आप जानते होंगे कि जब हाईली प्रेशर के द्वारा जब कोई वाष्प कहीं जाकर टकराती है तो उसमें मूवमेंट पैदा कर देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हाईली प्रेशर जब वाष्प इस टरबाइन की ब्लेडों से टकराएगी तो ये आपकी टरबाइन घूमेगी, और टरबाइन से ये हमारा अल्टरनेटर होता है। और इस टरबाइन और अल्टरनेटर को यहाँ पर एक कपलिंग शाफ्ट के द्वारा जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये टरबाइन घूमेगी, हमारा अल्टरनेटर घूमेगा। और आप जानते हैं कि जब भी हमारा अल्टरनेटर घूमता है तो उसका काम होता है बिजली को पैदा करना, यानी वोल्टेज पैदा करना। और जैसे हमारी टरबाइन घूमेगी वैसे वैसे हमारा अल्टरनेटर घूमेगा, और अल्टरनेटर घूमेगा तो वोल्टेज को पैदा करेगा, यानी पावर हाउस पर हम लोग वोल्टेज को आसानी से पैदा कर पाते हैं। और यहाँ पर जो भी अल्टरनेटर की सहायता से वोल्टेज पैदा होगा, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज के लेवल को बढ़ाकर फिर बस बार की सहायता से हम लोग उसका ट्रांसमिशन करते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान देंगे, ये यूनिट मैं आपको केवल बताया, इस वाली यूनिट को, ये हमारा बॉयलर होता है। बॉयलर का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पानी को वाष्प में परिवर्तित करना है। यह जो भी वाष्प बनी बॉयलर में, उसमें बहुत नमी होती है। इस नमी युक्त वाष्प को हम लोग सुपर हीटर की सहायता से बहुत सूखी वाष्प में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी जो यहाँ पर वेट स्टीम बनी इसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ये जो स्टीम है, ये हमारे इस स्टीम कंट्रोल वाल्व की सहायता से टरबाइन की ब्लेडों पर जाती है, और टरबाइन घूमती है। और जब टरबाइन घूमती है तो अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमता है, और जब अल्टरनेटर घूमता है तो हमारी बिजली पैदा होती है। और यहाँ पर एक आपको जानते होंगे कि अल्टरनेटर के साथ एक्साइटेशन या एक्साइटर कनेक्ट होता है, जिसकी सहायता से अल्टरनेटर बिजली बनाता है। तो ये एक्साइटर है, यह अल्टरनेटर का सहायक अंग होता है, जो कि आपको दिखाया गया है। यहाँ से जो भी
वोल्टेज पैदा हुआ ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग उसको स्टेप अप करके इस बस बार की सहायता से हम लोग उसका फिर ट्रांसमिशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको यूनिट इधर की है ये आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बॉयलर है, बॉयलर में हम लोग पानी को गर्म करते हैं, पानी को हम लोग गर्म करते हैं। तो इस पानी को गर्म करने के लिए हमें पानी कहीं से लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पानी को लाने की व्यवस्था क्या है इस प्लांट में आपको दिखाया गया है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट हम लोग बनाते हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर स्थापित करते हैं जहाँ पर रिवर का स्रोत हो, जहाँ पर नदी का सोर्स हो, जहाँ कोई जलाशय हो, ऐसे स्थानों पर हम लोग थर्मल पावर प्लांट का चयन करते हैं। तो उसी की सुविधा के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको एक रिवर दिखाया गया। इस रिवर के जस्ट किनारे आपको ये प्लांट स्थापित हुआ दिख रहा है। इस रिवर की सहायता से हम लोग इस बॉयलर तक पानी लाते हैं और पानी लाने का क्या प्रोसेस है ये इस फिगर में आपको दिखाया गया है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो नदी का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट, डस्ट, गंदगी होती है और वो पानी अगर हम लोग डायरेक्ट इस बॉयलर में भेज दें तो बॉयलर में गंदगी के कारण यह बॉयलर हमारा सही ढंग से काम नहीं करेगा और इसका क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे बॉयलर की दक्षता कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये रिवर है, यहाँ पर जैसा कि आपको रिवर दिख रहा है, इस रिवर में पानी है। पानी में बहुत ज़्यादा धूल ढक्कड़ कूड़ा कचरा होता है। इस कूड़ा कचरा को साफ़ करने के लिए इस बॉयलर में भेजने से पहले हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, ये जो एक छोटा सा प्लांट आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर है। इसको हम लोग प्लांट भी कह सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसका काम जो होता है इस नदी के पानी में जितना भी कूड़ा करकट है इसको साफ़ करना, शुद्ध करना, यानी पानी को हम लोग यहाँ से शुद्ध कर लेते हैं। अब इस शुद्ध पानी को एक पंप के द्वारा, यहाँ ध्यान देंगे, इस शुद्ध पानी को एक पंप के द्वारा, यह फीड वाटर पंप होता है, इसको हम लोग खींचते हैं। इस शुद्ध पानी यहाँ पर जो भी हम लोग बनाएं इस पंप के द्वारा खींचते हैं और इस फिर पुनः पानी को हम लोग ऐसे होते हुए बॉयलर तक लाते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि बॉयलर में जो ईंधन का दहन होता है जिसके कारण बॉयलर में पानी का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है जिसके कारण वो वाष्प बनता है। अगर हम लोग यहाँ पर ठंडा पानी भेज दें, इस बॉयलर में ठंडा पानी भेज दें तो ठंडे पानी की वजह से जो हमारा ईंधन है, ईंधन का जो दहन है, यह दहन की लागत अधिक हो जाएगी और वाष्प हमारी कम पैदा होगी। तो यहाँ पर इस बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी इसमें पानी भेजेंगे, पानी का टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा लेते हैं। उसके लिए हम कुछ व्यवस्था बनाते हैं। व्यवस्था क्या बनाते हैं कि ये जो हमारे बॉयलर के पास ईंधन जलता है और ईंधन से जो फ्लू गैस निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस फ्लू गैस का प्रयोग हम लोग कई जगहों पर करते हैं प्लांट में। फिर उसके बाद जो है फ्लू गैस को हम लोग चिमनी की सहायता से वातावरण में छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग फ्लू गैस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस फ्लू गैस का प्रयोग हम लोग यहाँ से जो भी बॉयलर के पास में ईंधन का दहन होगा और यहाँ से जो हमारी दग्ध गैसें निकलेंगी यानी फ्लू गैस निकलेगी, उसका प्रयोग सबसे पहले सुपर हीटर में ही हम लोग करते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर जो ड्राई स्टीम है, जो वेट स्टीम है वह ड्राई स्टीम में बदल जाती है। यानी ये फ्लू गैस का प्रयोग सबसे पहले हम लोग सुपर हीटर में करते हैं। फिर इसी फ्लू गैस का प्रयोग हम लोग इकोनोमाइज़र में करते हैं। उसके बाद इसी फ्लू गैस का प्रयोग हम लोग एयर प्री हीटर में करते हैं। तो उसके बाद यहाँ से जो फ्लू गैस में टेम्परेचर होता है वह बहुत कम हो जाता है। फिर उसके बाद यह फ्लू गैस को एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की सहायता से, ध्यान देंगे, जब यहाँ पर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाता है तो यहाँ पर जो फ्लू गैस है उसको खींचने के लिए कि प्लांट में धुआं धक्कड़ और चीज़ें न बन पाए, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का प्रयोग किया जाता है, जो कि जो भी फ्लू गैस होती हैं इसको बहुत तेज़ी से सक करती हैं, यानी खींचती हैं और खींचकर चिमनी की तरफ भेजती हैं और चिमनी की सहायता से हम लोग फ्लू गैस को बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्लू गैस है, आप ध्यान देंगे, ये जो फ्लू गैस हैं जो कि बॉयलर के पास पैदा हुई हैं, इसका प्रयोग हम लोग सुपर हीटर में करते हैं, इकोनोमाइज़र में करते हैं, एयर प्री हीटर में करते हैं। ये 3 जगह हम लोग फ्लू गैस का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैं इसके पहले आपको बता रहा था कि ये जो फीड वाटर, ये जो हमारा फीड वाटर पंप है, इसके द्वारा हम लोग पानी बॉयलर में सीधे न भेजने
से पहले इसको हम लोग इकोनोमाइज़र में भेजते हैं और इकोनोमाइज़र की सहायता से जो हमारा फीड वाटर होता है, जो फीड वाटर होता है, इस फीड वाटर को हम लोग क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को इकोनोमाइज़र के द्वारा बढ़ा देते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि इकोनोमाइज़र का काम क्या होता है, कि इकोनोमाइज़र का काम यह होता है कि बॉयलर में जो फीड वाटर होता है, फीड का मतलब जो पहले से आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को बॉयलर में भेजने से पहले बढ़ा देना होता है। यह हमारा इकोनोमाइज़र का काम होता है। यह एक प्रकार की यूनिट होती है जो कि इस बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम लोग इकोनोमाइज़र का प्रयोग करते हैं। इकोनोमाइज़र का जो काम होता है, यह जो बॉयलर में पानी भेजते हैं, पानी भेजने से पहले उसके टेम्परेचर को बढ़ा देना, और टेम्परेचर इस वजह से बढ़ पाता है कि इस इकोनोमाइज़र में हम लोग फ्लू गैस का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान देंगे कि जो हमारा बॉयलर होता है, बॉयलर के पास में जो हम लोग ईंधन का दहन करते हैं और ईंधन के दहन के रूप में हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि जहाँ भी ईंधन के दहन की बात होती है, ईंधन को दहन करने के लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, इसकी वजह से प्लांट के बाहर से हम लोग ऑक्सीजन खींचकर ये जो चैम्बर होता है जहाँ हमारा बॉयलर गर्म होता है, यहाँ तक लाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बाहर से लाने के लिए हम लोग इधर से वायुमंडल, ये आपको जो दिख रहा है इधर वाला ये बेल्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, यह हमारा ड्राफ्ट या फोर्स ड्राफ्ट फैन आपको लगाया गया है। फोर्स ड्राफ्ट फैन का जो काम होता है, बाहर से शुद्ध हवा को सक करना यानी खींचना। यह फोर्स ड्राफ्ट फैन जो है, यह बाहर से हवा को खींचता है वायुमंडल से। उसके बाद यह हवा हमारे इस बॉयलर के पास आती है। लेकिन तो आप जानते हैं कि जो बाहर की हवा होती है, वायुमंडल में जो हवा होती है, उसमें नमी होती है, और नमी युक्त हवा अगर हम लोग जहां हमारा ईंधन जल रहा है वहां पर भेज दें तो ईंधन की जो दहन क्षमता है वह कम हो जाएगी। इसलिए इस हवा के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम लोग इस हवा को एयर प्री हीटर में भेजते हैं, और एयर प्री हीटर में भेजकर हम लोग फिर उसके बाद जो है जहां हमारा चैम्बर होता है, जहां ईंधन का दहन करते हैं, वहां पर हवा को भेजते हैं, जिसके कारण हवा में जो भी नमी हो वह समाप्त हो जाए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये जो आपको यूनिट दिखाई दी गई है, इसका जो काम होता है, जो वायुमंडल से हमारी हवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, उस नमी युक्त हवा को अगर हम लोग बॉयलर या जहाँ हमारा ईंधन जल रहा है वहाँ पर भेजेंगे तो हमारे बॉयलर की दक्षता कम हो जाएगी और ईंधन हमारे सही ढंग से नहीं जलेगा। इसलिए हवा के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम लोग एयर प्री हीटर का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि एयर प्री हीटर का काम क्या होता है। एयर प्री हीटर का जो काम होता है, एयर को इस बॉयलर के चैम्बर तक भेजने से पहले यानी प्री हीट कर लेना होता है। तो ये एयर प्री हीटर का काम जो होता है वो मैंने आपको बताया। एयर प्री हीटर का काम क्या होता है कि इस बॉयलर के चैम्बर तक हवा को भेजने से पहले इसके टेम्परेचर को बढ़ा देना एयर प्री हीटर के द्वारा। उसी प्रकार से मैंने इकोनोमाइज़र का काम आपको बताया। इकोनोमाइज़र का जो काम होता है, यह जब पानी हम लोग इस बॉयलर में भेजते हैं तो इस इकोनोमाइज़र की सहायता से पानी के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा लेते हैं। तीसरी बात मैंने सुपर हीटर के बारे में बताया। सुपर हीटर का काम क्या होता है, ये जो यहाँ से बॉयलर में वेट स्टीम पैदा हुई यानी जो नमी युक्त वाष्प पैदा हुई, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देना, यह सुपर हीटर का काम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इधर की यूनिट आपको समझ में आई होगी। इधर वाली जो यूनिट है यह मैंने आपको बताया। उसके बाद यह थोड़ा सा पोर्शन यहाँ का आपको रह गया है। तो यहाँ से देखिए आप, जो हमारी वेट स्टीम हुई इस सुपर हीटर की सहायता से ड्राई स्टीम में बदल गई, फिर स्टीम वाल्व की सहायता से हमारे टरबाइन पर हमारी स्टीम यूज हुई, और यहाँ से टरबाइन पर हमारी स्टीम यूज हो जाने के बाद उसको जो यहाँ से स्टीम निकलती है उसको एग्जॉस्ट स्टीम कहते हैं। जो टरबाइन की ब्लेडों पर टकराने के बाद जो हमारी स्टीम यूज हो जाती है, फिर उसके बाद जो बाहर निकलती है उसको एग्जॉस्ट स्टीम कहते हैं। उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है स्टीम का। अब इस स्टीम जो एग्जॉस्ट स्टीम निकली, इसको हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको कंडेंसर दिखाया गया है।
इस कंडेंसर का जो काम होता है, यह कंडेंसर का जो काम होता है, यह जो हमारे एग्जॉस्ट स्टीम है, इस एग्जॉस्ट स्टीम जब इस कंडेंसर में आती है तो वह पानी में बदल जाती है। और पानी में बदलती कैसी है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो हमारी रिवर है, नदी है, यहाँ से हम लोग यह कूलिंग टावर की सहायता से पानी लेते हैं और इसको यह सर्कुलेटिंग वाटर पंप की सहायता से हम लोग कंडेंसर में पानी भेजते हैं। और जब यहाँ पर पानी और एग्जॉस्ट स्टीम दोनों आकर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो पानी हमारा क्या बन जाएगा, स्टीम हमारा अब जल में यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हमारा जल बना यानी जो हमारा पानी बना उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि यहाँ से जो स्टीम आई, एग्जॉस्ट स्टीम आई, उसका टेम्परेचर अधिक होगा और पानी के संपर्क में आने से वह स्टीम अब पानी बन गई और जो पानी बना उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। पुनः यहाँ पर जो पानी बना इसका टेम्परेचर अधिक है और इस पानी को हम लोग पंप की सहायता से खींचकर पुनः इस फीड वाटर पंप की सहायता से यहाँ पर इकोनोमाइजर से होते हुए बॉयलर तक भेजते हैं। तो यह हमारा कंडेंसर की सहायता से हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से जो पानी का टेम्परेचर, चूँकि हमको बॉयलर में पानी भेजना है तो उसका टेम्परेचर हम पहले से बढ़ा लेते हैं, तो कुछ टेम्परेचर हमको यहाँ पर बढ़ जाता है पानी का, फिर उसको पंप की सहायता से ऐसे फीड वाटर हीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइजर की सहायता से होते हुए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर बॉयलर तक भेजते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इधर वाले जो भी यूनिट आपको दिखाया गया है वो समझ में आया होगा। बाकी इधर की जो 2 यूनिट आपको इधर की दिखाई गई है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कि ये बॉयलर है। बॉयलर जहाँ होता है वहाँ पर हम लोग ईंधन का दहन करते हैं और ईंधन दहन के रूप में हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर ईंधन के रूप में हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कोयला का प्रयोग करते हैं यह हमारे कोयला जहाँ से कोयले का जहाँ से हम लोग उत्पादन करते हैं या जो कोयले की खान होती है इस प्लांट से कई सौ मील दूर होते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि इस बॉयलर की कार्य क्षमता निरंतर बनी रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज प्लांट को आपको बनाया गया है। यह कोल्ड स्टोरेज प्लांट में हम लोग कोयले को लाकर स्टोर करते हैं। और लाते कहाँ से हैं, जहाँ हमारे कोयले की खान होते हैं, जैसे रांची हो गया, धनबाद हो गया, इन कोयले की खान से हम लोग ट्रेन की सहायता से, ट्रक की सहायता से कोयले की खान से लाते हैं और कोल्ड स्टोरेज प्लांट में हम लोग कोयले को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर जो कोयला आता है दोस्तों जानते हैं कि जो हमारे कोयले की खान होती है वहाँ से जो कोयला उत्पादन होता है वो कोयले में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट या डस्ट होता है। अगर उस कोयले को हम लोग डायरेक्ट इस बॉयलर के पास में लाकर जलाएं तो कोयले का दहन उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी हम लोग कोयला को लेकर आए उसके बाद हमारा एक दूसरा प्लांट लगा होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट। आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। अब इस कोल हैंडलिंग प्लांट का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग कोल स्टोरेज प्लांट में कोयला को इकट्ठा किए, बाकी उसको यूज में लाने से पहले इस कोल हैंडलिंग प्लांट में कोयले की धुलाई करते हैं, जिससे कि उसमें जो भी मिट्टी, धूल, धक्कड़ या डस्ट हो वह सब साफ़ हो जाएं, जिससे कोयले का दहन अधिक हो। और इस कोल हैंडलिंग प्लांट में और क्या काम करते हैं, कोयले को पल्वराइज्ड करते हैं। ध्यान देंगे आप जो है इस कोल हैंडलिंग प्लांट में कोयले की धुलाई कर लेने के बाद कोयले बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं और इन बड़े बड़े टुकड़ों को अगर हम लोग इस बॉयलर फर्नेस के पास में भेज दें तो उनका दहन सही नहीं होता है, वो अच्छे तरह से जलते नहीं हैं और इस बड़े बड़े टुकड़े से जो राख बनेगी वह राख भी बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में होगी और उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोल हैंडलिंग प्लांट में हम लोग कोयले को धुलाई कर लेने के बाद, कोयले की धुलाई कर लेने के बाद हम लोग उसको पोलराइज्ड करते हैं। पोलराइजेशन मतलब ये होता है कि कोयले को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लेना पोलराइजेशन कहलाता है। तो कोल हैंडलिंग प्लांट में हम लोग मुख्यतः 2 काम करते हैं। एक तो कोयले की धुलाई करते हैं, मैंने धूल देने से कोयले को उसमें जो भी मिट्टी, धूल, धक्कड़, डस्ट ये सब सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद उसको यूज में लाने से पहले कोयले की हम लोग
छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं और इसको तोड़ना ही पोलराइजेशन कहलाता है। इस कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में या बारीक पीस देने से, और ये पीसने का काम जो होता है वो हम लोग मिल, यहाँ पर मिल लगी होती है, क्रशर मिल होती है। इस क्रशर मिल के द्वारा हम लोग कोयले की पिसाई करते हैं और इसको बारीक तोड़ देने से आसानी से एक निश्चित मात्रा में हम लोग जितना ईंधन की ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर बॉयलर के पास में हम लोग फर्नेस जो हमारी भट्टी होती हैं वहाँ तक कोयले को भेजते हैं। दूसरी इसका फ़ायदा ये होता है कि कोयले को पीस देने से, पोलराइज्ड कर देने से यहाँ पर जो राख बनती है, राख का निस्तारण करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो हमारे कोयले को पीस देने से जो राख होती है वो भुरभुरी होती है और उसको हटाना या यहाँ से निस्तारण करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ध्यान देंगे, ये कोल हैंडलिंग प्लांट का काम जो होता है, कोयले को यहाँ पर धुलाई करते हैं, कोयले को पानी के द्वारा धुल देते हैं जिससे धूल धक्कड़ और ये सब सारी चीज़ें समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बाल मिल या क्रशर मिल के द्वारा कोयले की पिसाई करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। यानी कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कोयले को पोलराइज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं और पीसने से एक तो कोयले का दहन अधिक, कोयले को जो हम लोग उसकी दहन क्षमता है वह बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ से जो राख बनती है उसका निस्तारण करना आसान हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, ये जो कोल स्टोरेज प्लांट है, इस कोल स्टोरेज प्लांट में जो भी हमारे खनन मिल है जहाँ से हम लोग कोयले की खुदाई करते हैं, वहाँ से रेलगाड़ी, ट्रक और किसी और माध्यम से हम लोग कोयले को कोल स्टोरेज प्लांट तक लाते हैं। फिर कोल स्टोरेज प्लांट के बाद कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट पर लाकर उसकी धुलाई और पिसाई करते हैं। फिर इस कोयले को हम लोग बॉयलर फर्नेसेस तक भेजते हैं और यहाँ पर कोयले का दहन होता है। तो आप जानते हैं कि जब कोयले का दहन होता है तो उससे राख निकलती है और जो ये राख निकलती है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो यहाँ से जो राख उपजी, इस राख को हम लोग ऐश हैंडलिंग प्लांट, ऐश मतलब राख होता है, ऐश हैंडलिंग प्लांट, यहाँ से जो राख पैदा हुई उसको ऐश हैंडलिंग प्लांट में लाकर छोड़ देते हैं कि राख हमारे क्या हो, ठंडा हो। चूँकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और यहाँ से राख को हटाने के बाद उसको ऐश हैंडलिंग प्लांट में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। फिर यहाँ से जब राख ठंडा हो जाती है तो उसको ऐश स्टोरेज प्लांट में हम लोग जमा कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को राख जहाँ पर भी भेजना होता है वहाँ पर राख का हम लोग निस्तारण करते हैं। तो ये बाकी इतने यूनिट का काम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्लांट के बारे में आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक आप जितना बार इसको पढ़ेंगे, जितना बार देखेंगे, जितना बार सीखेंगे, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने बताया कि ये जो आपको थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है, इसका जो मेन भाग होता है बॉयलर होता है, क्योंकि बॉयलर के द्वारा ही हम लोग पानी को गर्म करके उसका वाष्प बनाते हैं और उसी वाष्प की सहायता से हम लोग टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन जब घूमती है तो हमारा अल्टरनेटर घूमता है और बिजली पैदा करता है। यह सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए इसमें बहुत सारी सहायक युक्तियाँ लगी होती हैं, जैसे आपका एयर प्री हीटर होता है, इकोनोमाइजर होता है, सुपर हीटर होता है, यह हमारे वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर होते हैं, हमारा फीड वाटर हीटर होता है। बाकी इधर की जो सहायक युक्तियाँ हैं ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कंडेंसर होता है, कूलिंग टावर होती हैं, ये सब एक प्रकार से सहायक युक्तियाँ हैं जो कि सहायता करती हैं इस प्लांट को चलाने में या चलने में, इस प्लांट की सहायता करती हैं। तो दोस्तों, एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये हमारा बॉयलर होता है। यहाँ पर हम लोग ये जो भी हमारे कोल स्टोरेज जो भी कोल जहाँ से कोयले का खनन होता है, कोल मिल से हम लोग कोयले को खोदने के बाद कोल स्टोरेज प्लांट तक लाते हैं। फिर इस प्लांट के बाद हम लोग कोयले को हम लोग क्या करते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट में लाते हैं और कोल हैंडलिंग प्लांट में हम लोग कोयले की धुलाई करते हैं, पानी से धुलते हैं जिससे धूल धक्कड़ राख समाप्त हो जाए। उसके बाद हम लोग कोयले की पिसाई करते हैं। पीसने के बाद कोयले का जो दहन बर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ से जो भी हमारे कोयले का दहन हुआ उसके बाद जो शेष राख बचती है उसको ऐश हैंडलिंग प्लांट में लेकर आते हैं और यहाँ पर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ से जब राख ठंडा हो जाती है तो उसको ऐश स्टोरेज प्लांट पे लाकर रखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग आके राख का निस्तारण करते हैं।
ये इधर की यूनिट हो गई। बाकी आप ध्यान देंगे कि फ्लू गैस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। फ्लू गैस का प्रयोग सबसे पहले सुपर हीटर में किया जाता है, क्योंकि सुपर हीटर के द्वारा ही हम लोग वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में बदलते हैं। फिर फ्लू गैस का प्रयोग हम लोग इकोनोमाइज़र में करते हैं। इकोनोमाइज़र का जो काम होता है, ये जो हमारे फीड वाटर इधर से आया, जो फीड वाटर पंप के द्वारा ही हमारा फीड वाटर पंप लगाया गया है, इधर से जो वाटर आया इसके टेम्परेचर को बॉयलर में भेजने से पहले बढ़ा देना, ये इकोनोमाइज़र का काम होता है। उसके बाद जो एयर प्री हीटर होता है, एयर प्री हीटर का जो काम होता है, यहाँ पर जो फर्नेस जो हमारे भट्ठी होती है, यहाँ पर जो कोयला जलता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन चाहिए, जो हवा चाहिए, उस हवा में नमी को ख़त्म करने के लिए हम लोग एयर प्री हीटर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वातावरण से जो भी हमारी नमी युक्त हवा आती है उसके टेम्परेचर को एयर प्री हीटर के द्वारा हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। उसके बाद यह आपको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन आपको दिखाया गया है। इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन की सहायता से हम लोग ये जो धुआं इधर से फ्लू गैस जा रही है इसको हम लोग खींचते हैं। यानी खींचने का मतलब यह है कि अगर धुआं इस प्लांट से बाहर न निकलेगा तो प्लांट के अंदर धुआं धक्कड़ बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे यहाँ पर जो भी कारीगर काम करेंगे उनका रहना मुश्किल हो जाएगा और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो धुआं कम होने की वजह से यहाँ पर हम लोग इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन का प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ से जो फ्लू गैस आई, अब इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत कम हो जाता है। अब इसको हम लोग चिमनी की सहायता से बाहर भेजते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कोयले का दहन हुआ और कोयले के दहन के बाद जो फ्लू गैस पैदा हुई, जो दग्ध गैस पैदा हुई, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी होते हैं। जैसे बहुत सारे मेटल के कण होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो कि वातावरण में इस चिमनी की सहायता से अगर सीधे चले जाए तो वातावरण को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे, जिससे जो जीवन आसपास का जो जीवन है वह अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए इस चिमनी में हम लोग एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ध्यान देंगे, इस चिमनी के पास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम की एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इसका जो काम होता है, इस फ्लू गैस में जो भी हमारे मेटेलिक इम्प्योरिटी होती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो काम होता है, इस फ्लू गैस में जो भी हमारे मेटल के कण होते हैं, जो भी अशुद्धियाँ होती है, ये उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बाकी जो फ्लू गैस होती है उसको चिमनी की सहायता से वातावरण में छोड़ देता है। तो आप ध्यान देंगे कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो काम होता है, यह जो मेटेलिक कण होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है, बाकी जो फ्लू गैस हैं उसको वातावरण में भेज देता है। मैंने ये जो फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन का काम बताया, इसके द्वारा बाहर से आप जो है वायुमंडल से हवा को ड्राफ्ट करते हैं या खींचते हैं, फिर उसके बाद इस हवा को एयर प्री हीटर में भेजते हैं, उसके बाद बॉयलर तक भेजते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी जो भी यूनिट आपको दिखाई दे रही है यह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये ज़रूर आपको समझ में आएगा। और एक बार जैसे आपको थर्मल पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके जो भी यूनिट है इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने जितनी भी यूनिट का काम होता है वो मैंने बताया आपको। अब ये थर्मल पावर प्लांट की बात मैं करूं तो ये एक इसका लेआउट सिस्टम आपको दिखाया गया कि इस तरह से थर्मल पावर प्लांट हमारे बनाए जाते हैं। बाकी आपको अगर किताब में जो इसके सिलेबस में दिया गया है, अगर आप बॉयलर पढ़ेंगे तो बॉयलर कई प्रकार के होते हैं जो कि आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से इकोनोमाइज़र अलग अलग साइज़ के बनाए जाते हैं। एयर प्री हीटर जितने भी आपकी यूनिट दिखाई दे रही हैं ये अलग अलग रूप में होती हैं और सबका काम मैंने जो बताया एक ही होता है। ये जितने भी आपकी कंडेंसर अलग अलग रूप में अलग अलग तरीक़ों से बनाई जा सकती हैं। तो ये जितने भी आपको यूनिट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सबका काम अलग अलग होता है। सभी प्लांट के संचालित होने में सहायक होती है और सहायता करती हैं, जिससे कि इस प्लांट की दक्षता अधिक से अधिक हो पाए। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये थर्मल पावर प्लांट आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी थर्मल पावर प्लांट से संबंधित मैं आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। धन्यवाद।